हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV। क्वेश्चन करते करते एक पर्टिकुलर पॉइंट जो नोटिस में आया, मुझे लगा कि आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू शेयर करूं, राइट। सबसे पहले ये सारी FDs देख रखी, बैंक डिपॉजिट देख रखे, जिनकी जो है FD की डेट और मैच्योरिटी की डेट देख रखी। अगर हम बात करें तो ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, ठीक है। पर कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन ना आपको AS 3 में दे के रखी है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग आप इंडेस, ठीक है, आप इंडेस 7 में देख लेना, ठीक है। तो समझो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है कि आपकी ओरिजिनल मैच्योरिटी अगर 3 महीने तक की है, ठीक है, तो वो कैश इक्विवेलेंट है। अभी ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा है, अगर आप देखो तो ये तो 12 महीने से ज़्यादा है, पर ये सब तो 3 महीने से ज़्यादा 12 महीने से कम है। तो ऐसे केस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हम करंट असेट में बताते हैं, ठीक है, करंट असेट में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताते हैं उसकी जगह हम बताएंगे कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ठीक है। और जो डिपॉजिट जो 12 महीने से ज़्यादा है उसको तो वैसे भी हम अदर नॉन करंट असेट में बताएंगे, ठीक है। तो देखो, एक होता है नॉन करंट असेट, एक करंट असेट होता है। तो करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश इक्विवेलेंट कोई है ही नहीं, कैश एंड बैंक बैलेंसेस लिखेंगे, ठीक है। और रही बात है वो 12 महीने से ऊपर का, तो उसको अदर नॉन करंट असेट में लिखेंगे, ठीक। फिर एक पॉइंट और आया था कि कोई सा खर्चा करा है जो आपके प्रीवियसली असेस्ड स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, वो खर्चा कैपिटलाइज नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ मेंटेन कर रहा है प्रीवियसली असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो प्रीवियसली असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है उसको आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, वो खर्चा कर रहे हो, तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा। अब एक सिचुएशन आती है, देखो इधर भी यही लिखा हुआ जो मैंने बोला कि कोई सा आपने एक्सपेंडिचर करा, ठीक है, कि कोई सा एक्सपेंडिचर है जो मेंटेन करता है, ठीक है, ओरिजिनली असेस्ड स्टैंडर्ड को, तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा। इन्हेंस करेंगे तो हो जाएगा। अब मेंटेन करना स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि आपने लाइफ बढ़ा दियो या आपने क्वालिटी बढ़ा दियो। ये भी पॉइंट आता है कि मैंने कोई सा खर्चा करा तो जो मशीन पहले 80% क्वालिटी दे रही थी, ठीक है, मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, अब वो 90% क्वालिटी दे रही है, तो वो भी कैपिटलाइज होगा। ये देखते हुए मैं आपको बताता हूँ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल, जैसे इधर लिखा हुआ है कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ जाएगा, इन द सेंस की प्रॉपर कटिंग हो जाएगी, इस तरीके से चीज़ें हैं, तो वो भी कैपिटलाइज होगा। एंड साथ ही साथ एक और पॉइंट भी दिखा था, एक पॉइंट था जिसमें जो है मशीन डैमेज हो गई थी क्योंकि वर्कर का हाथ फंस गया था, तो वर्कर का हाथ को निकाला। तो अगर आप ये वाला लॉजिक लगाओ कि जो हमारा प्रीवियसली असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है उससे कम हो गया था, अब उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो ये कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए क्योंकि हाथ फंसा है, हाथ निकाला है, ठीक है, मशीन डैमेज हो गई थी, हाथ निकाला है, तो आप क्या बोलोगे, ये तो खर्चा कर रहे हैं टू मेंटेन प्रीवियसली असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, तो ये वाला लॉजिक इधर नहीं लगेगा। हाँ, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। इन द सेंस इसमें उन्होंने ये बोला है कि ये रिस्टोरेशन ऑफ एसेट है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगर रिस्टोरेशन ऑफ एसेट से ये प्रोबेबल है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपके बढ़ जाएंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, तो ऐसे केस में आप इसको कैपिटलाइज कर दो। तो ऐसे केस में इसको कैपिटलाइज किया है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर बाकी जो इंश्योरेंस का कंपनसेशन रिसीव होता है हम उसको PNL में क्रेडिट करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि अगर आपने एक्सपेंडिचर करा है फॉर रिस्टोरेशन और अगर आपको लग रहा है कि फर्दर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको उससे मिलेंगे, तो ऐसे केस में उसको कैपिटलाइज करो। तो इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, वो नहीं लॉजिक लगाते हुए आपको ये रिस्टोरेशन वाला यूज़ करना पड़ेगा फैक्ट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम जो है और कुछ क्विक शॉर्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे।